हेलो स्टूडेंट्स, बचपन से आपको ये लगातार बोला जाता है, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, बड़े भाई बहन, कि अगर आपको अपने लक्ष्य को हासिल करना है, अगर आपको अपने गोल को अचीव करना है तो हमें उस पर फोकस करना पड़ेगा, हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना पड़ेगा। और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें सच्चाई है, इसमें कोई दो राय हो भी नहीं सकती है कि अगर आपको अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो नो डाउट आपको उस पर ध्यान देना होगा, उस पर फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका फोकस डाइल्यूटेड है, स्कैटर्ड है, तो आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे, आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन आज हम इससे हट के कुछ बात आपसे करना चाहते हैं इस वीडियो में, जिस पर बहुत कम बात होती है या बात नहीं होती है। कई सारे बच्चों का ये कंसर्न होता है, लगातार वो इस बात को उठाते हैं कि सर हम बहुत कोशिश करते बट हमारे गोल पर हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? कई बार बच्चों का ये कंसर्न होता है। तो देखो बच्चों, इसके पीछे मल्टीपल रीजंस होते हैं कि आप अपने लक्ष्य पे फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। बट एक जो मेन रीजन है, जो सबसे बड़ा इसका रीजन है, कारण है, आज हम उस पर इस वीडियो में आपके साथ बात करेंगे। सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, जिस गोल को आप अचीव करना चाहते हैं, या जो गोल आपने चुना है, क्या वाकई वो आपका गोल है? क्या सही मायने में आप उसके लिए डिजर्व करते हैं? अगर मैं सीधी भाषा में बात करूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि गोल डिसाइड करने में आपने गलती की हो? ये एक सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे। क्यों? बिकॉज कि जो गोल आपका है ही नहीं, यानी कि जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, सही भाषा में जिसके लिए आप डिजर्व नहीं करते हैं बच्चे, तो उस पर आप फोकस कैसे कर पाएंगे? आप कितनी भी कोशिश करें, आप उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे, आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। तो जितनी बात यह की जाती है कि आप लक्ष्य पर फोकस करें, किसी गोल को अचीव करना है उस पर फोकस करें, मुझे लगता है उससे ज्यादा बात इस पर होनी चाहिए कि आपका लक्ष्य हो क्या, आपका गोल होना क्या चाहिए। यही सबसे बड़ी चूक होती है, सबसे बड़ी गलती होती है। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो जेईई और नीट जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम्स में इतनी भीड़ होती है, इतने लाखों में बच्चे अपीयर होते हैं हर साल। अगर हम जेईई की बात करें तो हर साल 12 से 14 लाख उसमें अपीयर होते हैं। नीट की बात करूं तो 20 से 22 लाख बच्चे उसमें अपीयर होते हैं। एक इतना प्रेस्टिजियस एग्जाम जो है उसको एक भीड़ में बदल दिया गया है। इसके पीछे क्या रीजन है? लाखों लाख बच्चे इसमें अपीयर हो रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर मैं कहूं कि नीट में 20 से 22 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं, तो क्या सच में उन 20 से 22 लाख बच्चों का गोल डॉक्टर बनना है, नीट क्वालिफाई करना है? मेरा मानना है बिल्कुल नहीं। या जेईई में अगर 12 से 14 लाख बच्चे अपीयर होते हैं हर साल, तो क्या सच में उन 12 से 14 लाख बच्चों का गोल जेईई क्लियर करना है, इंजीनियर बनना है? क्या सच में वो उस गोल के लिए डिजर्व करते हैं? मेरा मानना है बिल्कुल नहीं। उसमें लाखों लाख बच्चे तो ऐसे हैं जो इन एग्जामिनेशंस का क्राइटेरिया तक नहीं जानते हैं। एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, पेपर का पैटर्न क्या होता है, ये तक नहीं जानते और वो इस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, जिसकी वजह से ही आज हम देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा भीड़ इन एग्जाम्स में होती है और कंपटीशन का प्रेशर बच्चों पे पड़ता है। जो बच्चे डिजर्व करते हैं उन पर प्रेशर आता है, इस चीज का, कंपटीशन का प्रेशर आता है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? पेरेंट्स के बहुत ज्यादा एम्बिशंस बढ़ गए हैं, एक भेड़ चाल चल रही है। हम अपने बच्चे के लिए गोल डिसाइड करने में गलती कर रहे हैं, चूक कर रहे हैं।
अपने बच्चे को बहुत ही अर्ली स्टेज में, अगर पेरेंट्स कुछ भी अपने बच्चे के लिए अच्छा करना चाहते हैं तो सही ये है, सच ये है कि बहुत अर्ली स्टेज में हमें अपने बच्चे को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, उसका फोकस एरिया क्या है। अगर ये पेरेंट्स नहीं कर पाते, नो डाउट बहुत सारे पेरेंट्स शायद इन सब पैरामीटर्स में स्किल्ड नहीं होते और वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो ये जिम्मेदारी उन टीचर्स की और मेंटर्स की है जो उन बच्चों को गाइड करते हैं, उनको पढ़ाते हैं। उन्हें उन बच्चों को सही तरीके से उनकी पर्सनल स्ट्रेंथ को, उनके फोकस एरियाज को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसी में उनको आगे प्रोसीड करना चाहिए। उन बच्चों को उन्हें गाइड करना चाहिए, बताना चाहिए कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए डिजर्व करते हैं, अगर आप इसमें जाएंगे तो आप अपने को एक्सेल कर पाएंगे। और अगर इस तरीके से उसका एक असेसमेंट होता है बच्चे का, और वो अर्ली स्टेज पे होता है, मैंने जैसा कहा ये क्लास जब वो जूनियर क्लासेस में होता है, फाउंडेशन क्लासेस में होता है, 8th 7th 8th 9th में, उस समय इसका असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उस लेवल पे, उसी स्टेज पे बच्चे का असेसमेंट हो जाता है सही तरीके से, वो भी उसके लिए एक प्रॉपर एक मैकेनिज्म होनी चाहिए। हालांकि कई स्कूल्स कोशिश करते हैं, उनके पास इस तरह के मैकेनिज्म वो जनरेट करते हैं, डेवलप करते हैं, बच्चे को असेस करने के लिए उसका असेसमेंट करने की कोशिश करते हैं, बट सब जगह ऐसा नहीं हो पा रहा है। और बच्चे जो आते हैं वो सब जगह से आते हैं, हर जगह से आते हैं, हर कॉर्नर से आते हैं, और ये बहुत बड़ी एक विडंबना है, इस देश की दुर्भाग्य है कि इसी भेड़ चाल में, इसी अंधाधुन में सारे बच्चे जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो हमारे युवा हैं, वो एक भीड़ तंत्र में बदलते जा रहे हैं। एक भीड़ इकट्ठी होती जा रही है। एग्जाम के नाम पर एक रेला होता है, एक मेला होता है, जहां सारे बच्चे जाके पहुंच जाते हैं और किसी भी गोल की तैयारी करने लगते हैं, जबकि उनको अपना गोल एक्चुअली पता ही नहीं होता है कि वो डिजर्व किसके लिए करते हैं। जेई की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है वो डिजर्व किसी और फील्ड के लिए करते हो, वो किसी और फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, बट गोल कैसे बना है? दूसरों को देखकर। चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो बच्चे हो, हम अपना गोल, अपने बच्चे के लिए जो गोल है वो दूसरों के डिसीजन को देख के बनाते हैं। हमारा अपना डिसीजन ये नहीं होता। डिसीजन क्या होता है कि अगर उनका बेटा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, डॉक्टर के बनने की तैयारी कर रहा है, तो हम भी अपने बेटे को वही कराएंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा भी यही सोचता है कि मेरा फ्रेंड वहाँ पे जेई की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो मुझे भी वही करना चाहिए, जबकि डिसीजन इस तरह से नहीं होता, गोल इस तरह से डिसाइड नहीं होता। गोल अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि आपका फोकस एरिया कहाँ पर है, आपका मन कहाँ पे लगता है, किस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसमें आप अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाते हैं, अच्छे से उसको एक्सेल कर पाते हैं, सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाते हैं और उस पर मेहनत कर पाते हैं। ये सब क्राइटेरिया होते हैं, तब जाके सही एक असेसमेंट होता है, और ये बहुत अर्ली स्टेज से शुरू होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि हम दूसरों को देखकर अपने गोल डिसाइड करते हैं, और यही वजह है कि इन एग्जाम्स में, जेई एग्जाम में, नीट एग्जाम में, या और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज हम देख रहे हैं कि भीड़ होती है, लाखों लाख कैंडिडेट्स में अपियर होते हैं, जबकि उन सब का गोल वो नहीं होता है। तो सवाल उठता है कि जब ये उन बच्चों का, ऐसे लाखों लाख बच्चों का जब वो गोल है ही नहीं, वो उसके लिए डिजर्व ही नहीं करते, हाउ कैन दे फोकस ऑन देम? फोकस कैसे होगा? वो उस गोल पर कंसंट्रेट कैसे कर पाएंगे? कितनी भी कोशिश कर ले, उनका मन नहीं लगेगा। इसीलिए उनकी अक्सर ही कंप्लेंट होती है, उनका कंसर्न होता है बहुत सारे बच्चों का कि हम बहुत कोशिश करते हैं कि हमारा, बट हम गोल पर फोकस नहीं कर पाते। तो रीजन इज दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक, यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि वेदर द गोल यू हैव सिलेक्टेड इज फॉर यू और नॉट, इज इट राइट और नॉट? क्या बाकी आप इसके लिए डिजर्व करते हैं? मेरा मतलब ये नहीं कि आप किसी और फील्ड के लिए डिजर्व नहीं करते हैं। अगर आप सही से अपने को एनालाइज करें, आइडेंटिफाई करें, तो आप बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं, बहुत सारे ऐसे सेगमेंट हैं जहां आप अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं, आप वहां डिजर्व करते हैं। तो जरूरत आज हमारे देश को,
आज हमारी सरकारों को यही है कि ये किस तरह का कोई मैकेनिज्म डेवलप करें एजुकेशन में कि बहुत अर्ली स्टेज पे हम अपने बच्चों को एसेस कर सकें, उनका असेसमेंट कर सकें प्रॉपर तरीके से कि उनका पर्सनल गोल क्या होना चाहिए, उनका स्ट्रेंथ क्या है, उनका फोकस एरिया क्या है, इसके अकॉर्डिंग उनका गोल सही मायने में डिसाइड हो सके, सो दैट कि वो उसके लिए अपने आप को एक्सेल कर सके। जो जहां डिजर्व करता है, जिस फील्ड में डिजर्व करता है, उसको वही गोल में आगे बढ़ना चाहिए। महाभारत में एक एपिसोड है जब गुरु द्रोणाचार्य अपने सारे बच्चों के लिए एक प्रतियोगिता रखते हैं, एक एग्जाम रखते हैं, एक टेस्ट रखते हैं, जिसमें वो एक लकड़ी की चिड़िया को बनाकर एक पेड़ पर रख देते हैं और सारे स्टूडेंट्स को बता देते हैं, जिसमें कौरव भी है, पांडव भी है, कि आपको इस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना और उसको भेदना है एक बार में ही। तीरंदाजी की प्रतियोगिता है, धनुष बाण। 100 कौरव हैं, 5 पांडव हैं, एक उनका खुद का पुत्र है अश्वत्थामा। तो इस तरह से 1 से 6 लोग, 106 लोग उस एग्जाम में अपीयर होने के लिए हैं। तो प्रतियोगिता शुरू करने से पहले उन्होंने सबको अलाउ नहीं किया, उन्होंने एक एक कैंडिडेट को बुलाया, पांडवों को बुलाया, युधिष्ठिर को बुलाया, पूछा कि आपको सामने क्या दिख रहा है। उन्होंने पेड़ पर एक चिड़िया को रख दिया था, लकड़ी की चिड़िया थी। तो युधिष्ठिर ने अपने तरीके से आंसर दिया कि गुरुजी मुझे सामने पेड़ दिख रहा है, पेड़ पे पत्ते दिख रहे हैं, पीछे पहाड़ी दिख रही है, आसमान दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है। उन्होंने भीम को बुलाया, नकुल सहदेव सबको बुलाया, सबने अपने अपने हिसाब से यही आंसर दिए कि गुरुजी सामने पेड़ है, पेड़ पे चिड़िया बैठी हुई है, सामने पहाड़ दिख रहा है, आसमान दिख रहा है, आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, पेड़ पे फल लगे हुए। दुर्योधन को, उनके भाइयों को, सबको बुलाया और इसी तरह से ऑलमोस्ट सभी ने कुछ इसी तरह के आंसर्स दिए थे। गुरु द्रोणाचार्य अच्छे से समझते थे इस बात को और समझ गए थे। ये एक तरीके से प्री एग्जाम था, जैसे होता है ना जेईई एडवांस में जाने के लिए पहले आपको जेईई मेंस क्लियर करना होता है और उसमें आपको आना होता है 2.5 लाख बच्चों के अंदर, वही वो कर रहे थे। तो सोचिए इस एपिसोड से हमें क्या सीखना है कि उन्होंने डायरेक्टली सारे कैंडिडेट्स को, सारे अपने स्टूडेंट्स को निशाना लगाने के लिए परमिट नहीं किया था। उन्होंने सारे एक एक कैंडिडेट को बुलाया, अपने सारे शिष्यों को बुलाया और उनसे पूछा कि पहले ये बताओ कि तुमको सामने दिख क्या रहा है। तो सबने अपने तरीके से आंसर्स दिए और गुरु द्रोणाचार्य अच्छे से समझ गए कि इनके फोकस जो है वो डाइवर्टेड है, स्कैटर्ड है, दे आर नॉट कंसंट्रेटेड टू शूट द आई ऑफ द बर्ड। वो डिजर्व नहीं करते हैं। उन्होंने अच्छे से ये भांप लिया कि ये लोग तीरंदाजी में डिजर्व नहीं करते हैं, ये फोकस्ड नहीं है, इनका फोकस चिड़िया की आंख पे नहीं है, ये निशाना अगर लगाएंगे भी तो भी ये फेल हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने जो हिम्मत दिखाई वो आज के परिप्रेक्ष्य में जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो तक तैयारी कराते हैं और जो बाकी बॉडीज हैं, उनको ये हिम्मत दिखानी चाहिए। बट मैं जानता हूँ कि ये हिम्मत नहीं दिखा सकते, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। गुरु द्रोणाचार्य ने किसी भी को अलाउ नहीं किया। उन्होंने लास्ट में अर्जुन को बुलाया, अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुम्हें सामने क्या दिख रहा है। तो वो ऐतिहासिक जवाब जो सदियों तक रहेगा, अमर जीवंत रहेगा। और आज उसी की बात करके हम कहते हैं कि अगर आपको लक्ष्य हासिल करना है तो उस पर फोकस करना पड़ेगा। अर्जुन का जवाब था, गुरुजी मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। इसे कहते हैं फोकस। तो गुरु द्रोण ने कहा कि अर्जुन धनुष उठाओ और निशाना लगाओ। अर्जुन ने एक बार में ही, पहली बार में ही तीर चलाया, वो चिड़िया की आंख के आर पार निकल गया, निशाना भेद दिया। तो इस एपिसोड से हम ये सब जानते हैं, बचपन से हम ये सुनते आए, महाभारत में देखते हैं, पढ़ते आए हैं और इसको इसी तरीके से बताया गया, कहा गया कि अगर हमें लक्ष्य पे फोकस करना है, अगर हमें लक्ष्य को पाना है तो उस पर फोकस करना होगा, अर्जुन की तरह हमें फोकस करना होगा। ये सब जानते हैं। बट इस पर बात नहीं होती कि अर्जुन से पहले भी उनके 4 भाई थे और कौरवों को मिला के भी टोटल 106 लोग थे। उसमें से अकेले अर्जुन को ही अलाउ किया गया था, परमिट किया गया था उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। 105 लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया था बिकॉज वो डिजर्व नहीं करते थे एग्जाम के लिए। क्या इस तरह की हिम्मत आज हम दिखा सकते हैं?
ये जो लाखों लाख की जो भीड़ होती है, क्यों होती है? इसी परिणाम स्वरूप होते हैं कि आज हम ये हिम्मत नहीं जुटा सकते हैं कि हम उन जो डिजर्व नहीं करते उनको हम डिसअलाउ कर दें, उनको रिजेक्ट कर दें, उनको रोक दें। इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे बच्चे बेकार हैं, वो सारे एस्पिरेंट बेकार हैं, वो किसी काम के नहीं हैं, वो भी डिजर्व करते हैं, बट उन्हें कौन बताएगा कि वो किसके लिए डिजर्व करते हैं, किस फील्ड के लिए वो लायक हैं, किस फील्ड में वो अपने को बेहतर कर सकते हैं, किस फील्ड में वो अपने को एक्सेल कर सकते हैं। इसके लिए जो तंत्र चाहिए, जो मैकेनिज्म चाहिए, उसको बनाने की जरूरत है, डेवलप करने की जरूरत है। हम अपनी सरकारों से उम्मीद कर सकते हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, गाइड करते हैं, हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि प्लीज उन बच्चों को आइडेंटिफाई करें, उनका असेसमेंट करें और उनको सही गाइडेंस दें। तो गुरु द्रोणाचार्य ने जो हिम्मत दिखाई थी, क्योंकि उनके पास अधिकार था कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। रॉयल फैमिलीज के थे वो लोग, कौरव पांडव, लेकिन उन्होंने 105 लोगों को उस कंपटीशन में, उस एग्जाम में अपीयर नहीं होने दिया था, केवल अर्जुन को अपीयर होने दिया था। क्यों? वो जानते थे कि केवल अर्जुन का ही फोकस है उस लक्ष्य पे, इसलिए उन्हीं को वही डिजर्व करते हैं, इसलिए केवल अर्जुन को अलाउ किया था। आज के परिप्रेक्ष्य में हमें गुरु द्रोणाचार्य बनने की जरूरत है, उसी तरह की हिम्मत दिखाने की जरूरत है। जो लोग आज अपना वर्तमान का नुकसान सोचते हैं, गलत सोचते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सफर कौन करता है? अल्टीमेटली सफर हमारा बच्चा करता है, स्टूडेंट करता है, वो एस्पिरेंट करता है। पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से सब कुछ सेक्रीफाइस करके उसके लिए फीस जुटाते हैं, पैसा जुटाते हैं। लोगों के बड़े बड़े एम्पायर बने हैं, खड़े हो गए हैं, उन्हें अपने आप एम्पायर के गिरने का डर है, लेकिन अल्टीमेटली सफर बच्चा करता है। जब वो सिलेक्ट नहीं हो पाता, जब वो फेल होता है, टारगेट को अचीव नहीं कर पाता, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाता है, हम सब जानते हैं कि कितने कई तरह के कॉन्सिक्वेंसेस पैदा होते हैं। डिप्रेशन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रस्ट्रेशन है। अल्टीमेटली ये सब किसको फेस करना पड़ता है? उन बच्चों को फेस करना पड़ता है। और अगर सही तरीके से उनका गाइडेंस होता, अगर वो सही गोल को सिलेक्ट किए होते, सही तरीके से अपने को एक्सेल किया होता, जहां वो डिजर्व करते हैं, अगर उन्होंने वहां मेहनत की होती, वहां अपना पोटेंशियल लगाया होता, तो शायद बहुत हद तक हम इस भीड़ तंत्र से बाहर निकल गए होते और हमारा बच्चा भीड़ का शिकार नहीं होता। तो मेरी पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि अपने एम्बिशंस को अपने बच्चों पे ना थोपें, अपने बच्चे को सही गाइडेंस दें और उसका एक असेसमेंट करें। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो उन टीचर्स से मिलिए, उन मेंटर्स से मिलिए जो गाइड करते हैं कि आपका बच्चा किस फील्ड में, किस सेगमेंट के लिए डिजर्व करता है, उसको उसमें एक्सेल होने का मौका दें। आई थिंक वो वहाँ बेटर कर सकता है, बजाय उसके कि जो गोल उसका है ही नहीं, जिसके लिए वो डिजर्व नहीं करता है, और हम उसको प्रेशराइज करके उस दौड़ में अगर हम भगाते हैं तो वो एक दिन थक के गिर जाएगा और हासिल कुछ नहीं होगा। तो महाभारत के इस एपिसोड से हमें सीखना चाहिए, आज के परिप्रेक्ष्य में महाभारत के इस एपिसोड से न केवल ये बात कि अगर हमें गोल को हासिल करना है तो अर्जुन की तरफ फोकस करना होगा, बल्कि उससे ज़्यादा जरूरी ये है कि गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया था। टेस्ट शुरू होने से पहले उन्होंने 105 लोगों को रिजेक्ट किया था। क्या वो बेकार थे? क्या वो कौरव और वो पांडव जो अर्जुन के भी भाई थे, क्या वो लोग डिजर्व नहीं करते थे? वो डिजर्व करते थे। उनमें से भी लोग स्किल्ड थे और उन्हीं गुरु द्रोणाचार्य ने ही उनको ट्रेन किया था। आप भीम की बात करें तो भीम जैसा गदा चलाने वाला कोई और नहीं था। दुर्योधन भी गदा में उतना ही महारथी था, तो वो डिजर्व करते थे गदा चलाने के लिए। आप युधिष्ठिर की बात करें, उससे अच्छा भाला कोई नहीं चलाता था। तो सब अपने अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग फील्ड के लिए डिजर्व करते थे। यही बात द्रोणाचार्य ने समझी और उनको उसी के अकॉर्डिंग उनको एक्सेल करने का मौका दिया। इसलिए उन्होंने इस प्रतियोगिता में सबको अलाउ नहीं किया था। कुछ लोग यहाँ पे जो सुन रहे होंगे वो कुतर्क या तर्क दे सकते हैं कि ऐसे कैसे अलाउ, तो सबको करना चाहिए था, पास हुए फॉलो। बस यही सोच का फर्क है। इसी फर्क की वजह से आज हम जहाँ भी देखते हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए देखते हैं कि एक रेला लगा होता है
एक मेला लगा होता है, एक भीड़ तंत्र है, इसमें जो डिजर्व करते हैं बच्चे वो सफर भी करते हैं, उनके ऊपर प्रेशर आता है कंपटीशन का। तो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, मैं आपसे यही कहूँगा एट लास्ट कि अगर आपको अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो इसमें कोई शक नहीं कि आपको फोकस करना होगा, आपको कंसंट्रेट करना होगा अपने लक्ष्य पे, बट उससे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपका लक्ष्य है क्या और लक्ष्य होना क्या चाहिए। इसके लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ को एनालाइज करना होगा, आपको अपने स्ट्रेंथ को एनालाइज करना होगा, आपको अपना फोकस एरिया समझना होगा, देन अकॉर्डिंगली आप अपने गोल को डिसाइड करें। किसी दूसरे का गोल आपका गोल नहीं हो सकता है, किसी दूसरे के सिलेक्ट होने से, गोल अचीव होने से तुम्हारे घर में खुशियां नहीं आएंगी, तुम्हारे घर में और तुम्हारे मन में खुशियां तभी आएगी जब तुम अपना गोल अचीव करोगे, तभी आप सेटिस्फाई होगे। आई होप मेरी ये बात आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर ये मेरी बात आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसको दूसरे लोगों तक पहुंचाइए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।